विकास की गाड़ी चार पहियों की होती है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। जब आप इन चार चीजों को एक साथ जोड़ते हो तो आपको मिलती है जीडीपी की फिगर। और यह देखा गया है कि अक्सर जिस देश का जीडीपी ईयर ऑन ईयर ग्रो करता है अच्छे पेस में, वहां पे कैपिटल मार्केट्स अच्छे करते हैं, वहां के म्यूचुअल फंड्स के निवेश और इक्विटी मार्केट्स के निवेश बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस इक्वेशन को फिर से बारीकियों से देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि इंडिया में अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको यहां से बहुत सारे क्यूज मिल सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड में यही करते हैं। जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड, लास्ट 3-4 साल में इन द पोस्ट कोविड एरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन द मेन स्टे ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ। गवर्नमेंट जब भी स्पेंड करता है बहुत ज्यादा पैसा, या तो कंजम्पशन बढ़ता है नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है। इंडिया के केस में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ी। तो कहां कहां खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का पैसा, तो ये देखिए। ईयर ऑन ईयर गवर्नमेंट ने रोड्स में, हाईवेज में, रेलवेज में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा खर्चा किया है और उसके नतीजे भी हमारे सामने हैं। कंपनीज इन दीज सेक्टर्स हैव बीन डूइंग फेनोमिनली वेल। ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इन कंपनियों का, एंड दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो ये तो अभी तक हो गया, बीत गई बात। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। जब भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है कोई भी कंट्री में, तो वहां पे पावर कंजम्पशन बढ़ना ही बढ़ता है। तो नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट थीम क्या हो सकती है? पावर सेक्टर हो सकती है। अब थोड़ी नजर यहां डालिए। इंडिया हैज बीन वर्किंग वेरी एग्रेसिवली ऑन इट्स पावर जनरेशन टारगेट्स। इंडिया इज लाइकली टू डबल इट्स पावर जनरेशन कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 8 to 10 years। और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है आपको अंदाजा है? Not less than 30 to 33 lakh crore rupees will be invested just in one sector, which is power generation. On an average, अगर 50 gigawatts से इंडिया की कैपेसिटी बढ़ती है, then also we'll reach 900 gigawatts by 2032. And just to give you some reference how big this amount is, इंडिया का टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, मतलब बैंकों ने जितना भी क्रेडिट डिस्बर्स किया है आज इंडिया में आउटस्टैंडिंग है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 140 to 145 लाख करोड़ रुपीस। अ थर्ड ऑफ इट इज रिटेल लाइबिलिटीज, मतलब जो कंज्यूमर को और बाकी सब इंडिविजुअल्स को देने वाले लोन है, दैट इज 1/3 ऑफ इट। तो समझ लीजिए वो 40-45 लाख करोड़ रुपीस के आसपास होगा। And I am talking about power sector, just one sector guzzling 30 to 33 lakh crore rupees in 10 years. On an average 3 लाख करोड़ रुपया जाएगा just in power generation। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स और सेक्टर्स में कितने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम है। इट्स अ साइक्लिकल थीम विच विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 5-10 years। ऐसा अभी देख के तो लगता है, पर ये स्टोरी सुनने में काफी अच्छा लगता है। इज देयर एनीथिंग हैपनिंग ऑन ग्राउंड? यस। तो अब आप ये देखिए, जब पावर के फाइनेंसियर्स, मतलब पावर सेक्टर के फाइनेंसियर्स जब इतने एग्रेसिव प्लान्स बनाते हैं ना ग्रोथ के, तो दैट्स दी फर्स्ट इंडिकेशन कि ऑन ग्राउंड अभी काफी चीजें सुधरने वाली है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्यूज मिलेंगे। इससे जुड़ी सेकेंड इन्वेस्टमेंट थीम है विच इज कॉर्पोरेट बैंकिंग। आज आप कोई भी बैंकर से बात करेंगे ना, तो हर एक बैंकर को रिटेल लाइबिलिटी, रिटेल फ्रेंचाइज बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हर एक ने जाना है लंपी कॉर्पोरेट लोन्स डिसबर्स करने से ग्रोथ तो काफी अच्छी मिलती है, बट जब बैड खराब साइकिल आता है एनपीएस का, तब एनपीएस और बैड लोन्स काफी बढ़ जाते हैं। तो एवरी बैंकर इज टॉकिंग रिटेल लाइबिलिटीज। बट इफ इंडिया हैज टू ग्रो, then India's corporate banking, MSME banking will have to grow by leaps and bounds, which will happen.
वो कहते हैं ना, शेयर हमेशा दहाड़ते हुए ही अच्छा लगता है। तो बस जो कॉरपोरेट बैंकर्स आज रिटेल की बात करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल किक इन हो गया जैसे कि अभी उम्मीद है, तो उनमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड थर्ड थीम इज इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस भी कहा जाता है। तो अभी तक तो हमने देखा है कि एप्पल ने अपना स्टोर बना लिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ने वाला है, बट दैट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड आगे जाके आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होने का चांस है। तो जस्ट टू रिविजिट द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ जीडीपी, अभी तक अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इकोनॉमी में रिवाइवल आया है, तो आय मतलब इन्वेस्टमेंट्स अभी काफी अच्छे होंगी, एंड इवेंचुअली पर्सनल कंजम्पशन विल राइज। तो ले दे के इंडिया की जीडीपी की नेक्स्ट 10-20 ईयर्स की ये स्टोरी है। एंड ऑल थ्री थीम्स विच आई जस्ट डिस्कस्ड आर वेरी वेल डिस्कवर्ड। ऐसा नहीं है कि मैंने अल्लादीन का चिराग लेके आपको आज कुछ नया बता दिया। ऑल दीज थीम्स आर वेरी वेल डिस्कवर्ड, एंड इन सम पॉकेट्स वैल्यूएशंस आर रियली वेरी रिच, so you will have to be all the more careful while investing in these stocks. जाते जाते सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2019 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इस कंपनी को, विच इज अ डिफेंस PSU, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, उनको सैलरीज पे करने के लिए पैसा बोरो करना पड़ा था। एंड इन FY23 दैट कंपनी हैज क्लॉक्ड ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज। ये सिर्फ 4 साल में हो गया। स्टॉक हैज डन 5x, 5 टाइम्स स्टॉक प्राइस बढ़े हैं। क्यों हो पाया ये? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टेड अ लॉट इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स, एक रोड मैप बनाया और उससे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में काफी चीजों को ओपन कर दिया। नतीजे हमारे सामने हैं। बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो PSU के नाम से ही they used to shy away from investing in PSUs for 3 simple reasons. PSU में एक तो साइक्लिसिटी बहुत है बहुत सारे बिजनेस में, PSU में दूसरा ये है कि एक्सेस कैपेसिटीज हैं कोई कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, रेड टेपिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड गवर्नमेंट क्योंकि हमेशा स्टेक डाइल्यूट करता है एट रेगुलर इंटरवल्स, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इन द इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। बट आज अगर आप देखोगे तो स्थिति एकदम ही बदल गई है। हर कोई बोलता है कि PSUs आर वैल्यू स्टॉक्स। तो मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए आज कि आप कहाँ क्या ढूंढ सकते हो, क्या कौन सी 3 थीम्स है जो उभर के आ रही है। पसंद आए अगर ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना माइंड